हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जेपीटी टेट का क्वेश्चन पेपर 2022 का। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें कि हम हिंदी और जीके सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बाकी अगर आप एचपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे हर एक सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एचपी टेट के लिए। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे हिंदी सेक्शन में पूछा गया था वो था गंगा गे गंगा दास जमुना गे जमुना दास का अर्थ है। तो जो अर्थ वाले क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, गंगा गे गंगा दास जमुना गे जमुना दास, ये क्वेश्चन आपके पास पीछे भी आ रखा है और क्वेश्चन पेपर में, मतलब कि जो आपके शायद से 14 या 15 का है जो उसमें भी आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या पता रिपीटेड हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपने लिख लेना। तो क्वेश्चन था गंगा के गंगादास जमुना के जमुना दास का अर्थ, तो इसका मतलब होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। ऐसा कोई चीज़ जिसका दृढ़ सिद्धांत ना हो उसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, गंगा के गंगादास जमुना के जमुना दास। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको हमने फिल करना है। ये है सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है। तो हमें बताना कि आखिरकार जो सत्य और अहिंसा होता है उसके बीच किस तरीके का संबंध होता है। तो जो हमारा सत्य और अहिंसा के बीच हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, तो उसके बीच हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही गहरा। नेक्स्ट बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। ज़्यादातर ना आपसे भेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप पढ़ोगे ना, तो कि किसके कितने भेद है, कर्म के कितने भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद है, और हो गए संज्ञा के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो इसको आपने याद रखना। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हमारे दो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा लिंग बदलो से है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये हिंदी के ऐसे मेन टॉपिक्स है ना जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो कभी भी पूछा जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया लिंग की दृष्टि से जो दही है वो क्या है। तो जो अगर हम बात करें लिंग की दृष्टि से जो दही है वो हमारी पुल्लिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। जब भी आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि लिंग की दृष्टि से जो दही है वो क्या है, तो वो आपका पुल्लिंग है। इसको आपने ध्यान में रखना। अगर कभी भी टैट में पूछा जाए तो सीधे आपने पुल्लिंग के ऊपर टिक लगा लेना, और इससे क्या है कि आपका एक टाइम भी बच जाएगा, वरना सोचने में टाइम व्यर्थ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये लिंग बदलो से ही आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको प्लीज़ आपने पढ़ के जाना, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही है। नेक्स्ट बात करें जो क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा गया, ये है देवनागरिक हिंदी व संस्कृति के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है। तो जो हमारी मराठी और नेपाली है वो भी हमारी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि देवनागरिक लिपि में और कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है, तो वो हमारी हिंदी होगी, संस्कृत, मराठी व नेपाली। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत किसके भेद हैं। तो ये हमारे स्वर के भेद है, ना कि व्यंजन के। संधि के तो पहले नहीं है, वर्ण के तो स्वर और व्यंजन भेद है दो, और स्वर के भेद है ये आगे के, जो कि हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व की बात करें तो जिसमें हमारा सबसे कम समय लगता है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ की बात करें जिसमें हमारा दुगना समय लगे, तो ये वाले शब्द हमारे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये वाले शब्द आएंगे। और प्लुत जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम, हे राम, इस तरीके के शब्द हमारे प्लुत में आते हैं। तो इनको भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वर्ण से आया। देखो जो वर्ण वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। जो जिसने ये वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, और इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी सेक्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और वो भी वीडियोस आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो ये हमारे स्वर होता है। जो स्वर होते हैं उनको किसी अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और जो व्यंजन है वो हमारे स्वतंत्र रूप से
से उच्चारित नहीं होते। यहीं से एक और क्वेश्चन बन गया आपसे, अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि हिंदी में ऐसे क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन से वर्ण है जो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, तो वो हमारे व्यंजन हैं, और जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ध्यान में रखना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम भूल और फिर एग्ज़ाम में कंफ्यूज होकर कोई गलत ही आंसर को टिक करके आ जाते हैं, जबकि हमारे को पता भी होता है, फिर भी हम कई बार गलत कर देते हैं। तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ जो भी कराई जाती है ना आपको, तो उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है याद में, तो आपको बता दी जाती है, तो उनके साथ ही थोड़ा नोट्स बना लिया, जिससे आपको भी बहुत ईजिली हो जाएगा और आपका जो टैट है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको यहीं पे बता लेता हूँ, ताकि कि आपको इजीली पता चल जाए। बाकी इसकी अलग से वीडियो आएगी, मंडे को आपके पास मेगा प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद आपको इसकी वीडियोस आते रहेगी क्वेश्चनों के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके टैट को क्लियर करने में। तो यहाँ पूछा गया है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड कर सकते हैं, मतलब इन शब्द का क्या है, हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। नॉर्मली आप बोल सकते हो संधि विच्छेद। तो जब हम संधि विच्छेद की बात करें तो जो यहाँ पे विद्यालय है इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, जैसे कि विद्या जमा आल्य। तो जब इनका हम संधि विच्छेद करें तो जो इनके मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएगा। विद्या का जब अलग मीनिंग हो जाएगा, आल्य का मतलब अलग। तो ऐसे शब्द जिसका हम सार्थक खंड कर सकते हैं और सार्थक खंड होने पे उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द की बात करें तो वो हमारे वो शब्द होते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बोले जाते हैं, जैसे कि आना जाना खाना, इसके लिए हम रूढ़ शब्द के प्रयोग करते हैं। और बात करें तो योगरूढ़ शब्द, जिसका हम सार्थक खंड तो कर सकते हैं, पर वो किसी तीसरे, जब उनका सार्थक खंड करें तो किसी तीसरे ही व्यक्ति को मतलब दर्शाए। जैसे कि आपके पास ऐसे बहुब्रीहि समास होते हैं ना, वो उसके अंदर आता है योगरूढ़ शब्द के अंदर आपके पास। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे पूछा गया है कि भूतकाल में कितने भेद होते हैं। तो काल के क्वेश्चन आते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन में ना हमेशा भेदों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ देना। बाकी मैं आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से करा दूंगा, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप मंडे को होगा, वो भी आपका 4 बजे के बाद, शाम के 4 बजे के बाद कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए ज्वाइन कर लेना आपने उसको। तो भूतकाल के हमारे पास 6 भेद होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है रस से। तो रस और अलंकार, इससे भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका जो हमारा भाव है वो है रति। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है, वो रति है। तो इसको आपने याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो कारक से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, तो टेंशन मत करना। तो जो के लिए है वो हमारा संप्रदान के लिए यूज़ होता है, तो संप्रदान में के लिए होता है, तो कारक का ये वाला चिन्ह सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर भी हमारे पास यहाँ पे सही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। विशेषण हो गया, संज्ञा होगी, सर्वनाम हो गए, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, तो इनको भी आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होता है वो हमारा आलसी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, आलसी। नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा शब्द से आया हुआ है, लालटेन शब्द है। तो जो लालटेन शब्द है आखिर वो किस प्रकार का शब्द है, ऐसा आपसे पूछा जाता है। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी, शायद से वो हमारा आया था यौगिक शब्द से। तो यौगिक, यौगरूढ़ और रूढ़ शब्द है, ये आपके पास थे। और ये है आपके पास यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो जब हम बात करें तत्सम शब्द की, आखिर जो तत्सम शब्द है ये कैसे शब्द होते हैं, तो ये हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। मतलब कि वो शब्द जो कि हम हिंदी भाषा में वैसे के वैसे लिखते हैं। तत्सम शब्द वो होता है जो ज्यों के त्यों वैसे ही हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम जैसे लिखते हैं विद्या, तो जो विद्या है वो हमारा तत्सम शब्द है। तो हिंदी में भी हम विद्या लिखते हैं। तो कई बार जो ऐसे शब्द होते हैं जो तत्सम से, तत्सम आपसे पूछा जाए कि तत्सम शब्द कौन से होंगे, जो कि आपके संस्कृत के शब्द होंगे। अगर आपको कहीं भी हलंत लगी होगी किसी भी वाक्य में या फिर विसर्ग लगी होगी, तो समझ लेना आप वो तत्सम है। तद्भव वो वाले शब्द होते हैं जो संस्कृत से आप हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। जैसे कि आप बोलोगे दंत, तो दंत को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, दांत। तो ये हमारा तद्भव है। जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
फिर देशज की बात करें जो आपकी देसी लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जैसे कि खिड़की होगी, गाड़ी हो गई, बैंगन, आलू, ये शब्द जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। और विदेशज शब्द वो थे जो अन्य भाषा के बोले गए, आपके इंग्लिश के हो गए, लैटिन भाषा के हो गए, रशियन हो गई, फ्रेंच हो गई, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके आते हैं विदेशज शब्द में। तो ये जो लालटेन है ये भी हमारा विदेशज शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो परिसीमन, जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उनका समय समय पर क्या है, परिसीमन किया जाता है। जब भी आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, तो बस आपने याद रखना कि क्या किया जाता है, उनका परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे थोड़ा मतलब कि आप ना तो रूल लगा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल लिख के ले जाया करो ताकि कि आपको पता लगे, क्योंकि अगर आप अभी लिखोगे तो एग्जाम टाइम आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो आप अगर पढ़ोगे एक बार कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, तो परिसीमन, अगर आपको बाय द वे क्वेश्चन आ गया है तो आप सीधे टिक कर लोगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समास से आया हुआ। समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समास और संधि, इनको भी आपने एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे आया हुआ है, रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो जो हमारे रात दिन, आज कल, सुबह शाम, माता पिता, ऐसे शब्द हो जहाँ पे या तो और लगे या बीच में डैश लग जाए, तो वो हमारे द्वंद्व समास होते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना। जब भी आपके पास ऐसे समास आएंगे जैसे कि रात दिन, छोटा बड़ा, सुबह शाम, माता पिता, ऊपर नीचे, तो ये वाले शब्द जो होते हैं हमारे, ये हमारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। तो यहीं पे हम बात कर लेते थोड़ी बहुत समास के बारे में भी। जो द्विगु समास होते हैं वहाँ पे आपका काउंटिंग बोले तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ऐसे तरीके के शब्द जहाँ पे आपके पास पंचामृत हो गया, इस तरीके के शब्द आए तो हमारे द्विगु है। जब आपके पास काउंटिंग आ रही है, सबसे पहले त्रिभुज है, जैसे तीन भुजा वाला, तो त्री की आवाज़ आ रही है, मतलब इस तरीके के जो शब्द होंगे वो आपके द्विगु के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कर्मधारय समास वो होता है जिसमें कि कर्म धारण किया होगा। जैसे कि नील गाय, तो नील गाय का मतलब क्या, नीली है गाय, जिसमें रंग के बारे में बता रहे हैं। नीला, नील कमल, नीला है कमल। तो जैसे कि महान पुरुष, हम महान पुरुष के कर्म के बारे में बता रहे, किसी के रंग के बारे में बता रहे, तो वो हमारा कर्मधारय समास के अंदर आता है। अव्यय भाव के बात करें तो इसमें जो हमारा पहला अव्यय होता है वो प्रधान होता है, तो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के अगर समास पूछे जाए तो वो हमारे अव्यय भाव समास के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो द्वंद्व समास होता है वो इसी तरीके के होते हैं, इसके रात दिन या तो बीच में स्लैश लगा होगा या आपके पास और लगा होगा, ऐसे समास आ गए तो समझ लेना वो आपके द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो जो अमीर खुसरो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या था इस बार पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है, तो अमीर खुसरो। बाकी जो ये आपके पास तीन ऑप्शन दे रखे तो इनका जो कवि है वो मतलब भक्ति काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसमें भी कोई ऐसा रूल वगैरह नहीं है, इसको भी याद रख लेना आप। समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा लताओं के साथ प्रयोग किया जाता है। जो कुंज है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा लताओं के साथ किया जाता है, इसको आपने ध्यान रख लेना या तो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करें तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के शब्द होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो फिर से समास से पूछा गया है, गिरिधर समास पद में कौन सा समास है। तो जो गिरिधर है वो देखो आपका भगवानों के लिए यूज़ किया जाता है गिरिधर, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। जो भी समास आपका भगवानों के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कि नीलकंठ हो गया आपका, और क्या होता है आपके पास, जैसे कि रावण के लिए क्या बोलते हैं, दशानंद हो गया, और जैसे गणेश भगवान के लिए लंबोदर, तो ऐसे वाले शब्द जिसमें कि हमारे पास भगवानों के लिए यूज़ किया जाए तो ऐसे शब्द हमारे बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो द्वंद्व क्या आपको पता है, द्वंद्व में आपके पास या तो बीच में डैश लगा होगा या और लगा होगा, जिसके रात दिन, सुबह शाम, ऊपर नीचे, ऐसे शब्द काय में आ गए द्वंद्व में। द्विगु की बात करें तो काउंटिंग वाले शब्द जिसमें कि पंचामृत, त्रिभुज, इस तरह के शब्द हो गए तो वो हमारे द्विगु के अंदर आ गया। अव्यय भाव समास होगा हमारा जिसमें कि पहला अव्यय प्रधान होगा, जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन,
इस तरीके के शब्द हमारे अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। जो हमारे गिरिधर समास है ये हमारा इसके अंडर आता है। जब भी भगवानों के नाम आएंगे, मतलब भगवानों के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो जैसे नीलकंठ वगैरह वगैरह, तो ये आपके इसके अंदर आते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि समास से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से शब्द से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया अटालिका शब्द है। जो अटालिका शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है। क्यों ये तत्सम शब्द है, इसका लॉजिक समझो। मैंने जब आपको पहले भी ये मतलब इससे पहले इसी वीडियो में बताया, जो तत्सम शब्द होते हैं हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। जिस भी शब्द में आपके पास हलंत लग गई या फिर विसर्ग लग गई, वो तो बिल्कुल ही तत्सम शब्द है। तो वहाँ तो आपने ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। याद रखना बस, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द। तद्भव शब्द की बात आए तो हमारे हिंदी के शब्द हो गए, और जो कि हमारे जैसे कि दंत को मैंने बोलता दांत में परिवर्तन करके हम लिखते हैं हिंदी में, तो मतलब दांत होता, तो जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है तो देशज। देशज आपको बताया जैसे कि अपनी भाषा में बोल जाता है, जैसे कि आलू, बैंगन, लोटा। ज़्यादातर जो लोटा शब्द है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि लोटा शब्द कौन सा शब्द है, इसको भी ध्यान रखना है, देशज है। नेक्स्ट विदेशज शब्द की बात करें तो ये विदेशी शब्द है हमारे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से लिए जाइए, जैसे कि मास्टर हो गया या डॉक्टर हो गया आपके पास। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये आपके विदेशज शब्द के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बस इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखना, इनके जो लॉजिक्स है वो थोड़े बहुत मैंने आपको बता लिया आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तत्सम तद्भव शब्द हो गए, योग रूढ़ शब्द हो गए, रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उसको हम हमेशा लिपि कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन को चिन्ह को क्या कहते हैं, तो वो हमारा लिपि होता है। लिपि में हमें जो हर एक चीज़ की, देखो आपके पास लिपि है, हिंदी जो वर्णमाला है इसकी आपके पास लिपि है। तो अलग अलग लिपि होती है हर एक चीज़ को लिखने के लिए। जो भी हम मौखिक ध्वनि बोले, जो हम मुंह से बोलते हैं, उन चीज़ों को हम जब लिखेंगे तो वो एक लिपि के अंदर लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है उच्चारण स्थान, क्योंकि उच्चारण स्थान भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस मैंने पहले बता रखा है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, ताकि कि आपको अच्छे से इजीली आसानी हो जाएगी पेपर के लिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो रॉ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो रॉ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके रस से आया हुआ है। तो ये निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? तो हमारा श्रृंगार, जो श्रृंगार है उसे रसराज कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड हो गए तो आपका ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुहावरे से आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है आपके यहाँ? देने से इनकार करना। तो इसलिए सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे मुहावरे से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रख लेना। अंगूठा दिखाने का मतलब है देने से इनकार करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझ लो। उपसर्ग होता है आपका सबसे पहले स्टार्टिंग वाले, ठीक है। जो प्रत्यय होता है वो होता है जो आपके एंड में होता है। जो शब्द के स्टार्टिंग में होता है वो उपसर्ग है, जो शब्द के एंड में होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आपके पास बेइंसाफ का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो जब भी आपके पास उपसर्ग पूछा जाए तो सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जैसे कि आपके पास यहाँ बेइंसाफ है। तो बेइंसाफ जो ई है और बे है, तो आपको जो सॉरी एक की मात्रा है ये भी आपकी स्वर है, और जो ई है ये भी आपका स्वर है। तो कभी भी दो स्वर आपके पास उपसर्ग के अंदर नहीं आते हैं। तो जो उपसर्ग है वो सिर्फ बे ही है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए कि दो जो स्वर है वो इकट्ठे हो, मतलब लगे हुए, जैसे यहाँ पे है बे, ए की मात्रा होगी और ई की मात्रा, तो ये जो है तुम्हारा जो पहला जो बे है सिर्फ ये ही आपका उपसर्ग के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके पास सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास पूछे गए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें जो हमारे पास स्वर संधि का उदाहरण है वो हमारे पास पवन, जो पवन है वो हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास ये बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन भी स्वर से
और मतलब संधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, जैसे कि स्वर संधि होगी, संधि के कितने भेद है, तो 3 भेद है, स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी और एक आपकी विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो संधि है, जो स्वर संधि है वो किस तरीके से बनती है, और जो व्यंजन संधि है वो किस तरीके से बनती है, जो आपके पास विसर्ग वाली संधि है वो कैसे होती है, तो जिसमें तो विसर्ग होगा वो तो आपके विसर्ग संधि के अंदर ही आते हैं। और जैसे स्वर संधि है तो इसमें आपके पास क्या है, स्वरों के बारे में, जैसे कि अ जमा अ इस तरीके से बनता है, अ जमा आ किस तरीके से होता है, इस तरीके के आपके पास स्वर संधि के अंदर आते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं संधियों से रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आप टेंशन मत करना, जो आपका अभी मंडे को मेगा प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको सारे रूल बताए जाएंगे, तो वो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो उस सेट को कोई भी मिस मत करना। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है जो क्ष ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है, तो ये हमारे संयुक्त वर्णों के अंदर आती है। यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। फिर अघोष और सघोष हो गई, ये तो अलग चीज़ होगी। तो जो बस आपने याद रखना कि ये आपके पास सिर्फ संयुक्त व्यंजन के अंदर 3 चीज़ें, मतलब 4 चीज़ें आती है, क्ष हो गया, त्र हो गया, ऐसे वाले शब्द जो है वो आपके पास संयुक्त वर्ण के अंदर आते सबसे हैं। पहला तो आज क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एपिकल्चर। आखिर जो एपिकल्चर हो है वो होता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके पास सिल्क वॉर्म कल्चर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब मुर्गों का पालन करना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है फिश फार्मिंग, जो मछली का पालन करना। ऑप्शन नंबर डी है हनी बी कल्चर, या मधुमक्खी का पालन करना। आखिर इन चारों में ऐसे जो एपिकल्चर है वो होता क्या है। तो एपिकल्चर का मतलब होता है हमारा हनी बी कल्चर, मतलब मधुमक्खियों का पालन करना, उसे हम एपिकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जीके सेक्शन के, वो सब के सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टाइड्स। आखिर जो आपके पास ज्वार भाटा है उसको क्यों आता है, उसका क्या कारण है जो कि आपका ज्वार भाटा आता है, तो उसका आने का क्या कारण है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है ड्यू टू सी वेव्स, और ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ, एंड ऑप्शन नंबर डी आप सी आपके पास दे रखा है ड्यू टू शिप्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसका आंसर। तो जो आपके जो ज्वार भाटा आता है जो उसका कारण होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पास प्रीवियस ईयर में 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको पता है जो आपका जीके सेक्शन है वहाँ पे आपका एचपी जीके भी आती है, इंडियन जीके भी आती है, साइंस भी आती है, एसएसटी भी आती है। इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आपके पास साइंस सेक्शन से आया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। आखिर जो बेकिंग सोडा है उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है Na2CO3, और ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है NaHCO3, और ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है NaCl, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है NaSO4। तो जो आपका बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपके पास NaHCO3, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। केमिकल फार्मूले से कई बार क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको नोट डाउन कर लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास साइंस सेक्शन से पूछा गया था। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। जो मानव के ध्वनि की जो क्षमता होता है उसका परिसर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और ऑप्शन नंबर बी आपके पास 20 हर्ट्ज टू 2,000 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके पास 20 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास 20 हर्ट्ज टू 25 हर्ट्ज। तो आपको पता है जो आपके पास रेंज होती है ह्यूमन हियरिंग की वो आपकी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक। तो यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे जीके के क्वेश्चन आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पहले भी 2 वीडियो मिल चुकी है जीके सेक्शन की, उनको भी आपने देख लेना, क्योंकि वो वहाँ पे भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। एक वीडियो में तो हमने जो आपके पास करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, और जो आपके पास एक और वीडियो दे रखी है उसमें हमने कर रखा है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप जितनी भी वीडियो आपको जीके सेक्शन की मिल रही है इन सभी को आपने देख लेना, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है आप सभी के लिए, और जो क्वेश्चन है वो भी सबके सब आपके पास रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर।
पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना। एक बार आपके पास क्वेश्चन भी पूछा गया था, जब हमें पीएच वैल्यू को मेज़र करना होता तो हम किससे मेज़र करते हैं, तो वो पीएच से ही हम मेजरिंग करते हैं। पीएच जो स्केल होता है उससे हम पीएच वैल्यू को मेज़र करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया था आपके पास। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, आखिर जो वाटर है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है 5, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 6, और ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है 7, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है 8। तो आपको पता है जो आपकी पीएच वैल्यू होती है वाटर की वो आपके पास 7 होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 126 पूछा गया है, व्हेन डिड द फर्स्ट मैन स्टेप ऑन मून। तो पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया। तो फर्स्ट जो पहला कदम था चंद्रमा पे कब रखा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, और किसने रखा था वो भी आपसे पूछा जाता है। तो कब रखा था वो मैं आपको बताऊंगा, और किसने रखा था वो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है 1962, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 1965, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास दे रखा है 1967, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास दे रखा है 1969। तो जो हमारा फर्स्ट कदम जो मून के ऊपर चांद के ऊपर रखा गया था वो रखा गया था 1969 पे, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। और किसने रखा था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 127 थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो आखिर जो पृथ्वी है उसकी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, यानी कि जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। जो पृथ्वी है उसका जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है मार्स, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है मून, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है आर्यभट्ट, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है इंसेट, मतलब INSAT। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की वो हमारे पास है मून, यानी कि चंद्रमा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके पास वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ सनलाइट। आखिर जो सूर्य का प्रकाश की गति क्या है और कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास दे रखा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकंड। तो आपने सबसे पहले अगर देखा होगा ऑप्शन सारे आपके पास किलोमीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, यानी कि अब आपको बताना है कि जो स्पीड है सनलाइट की वो कितनी होती है। अगर आपके पास मीटर पर सेकंड दे रखा होता तो हमारे पास होता 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकंड, क्या होता था तब 3 × 10⁸ बट यहाँ पे आपके पास किलोमीटर पर सेकंड में पूछा गया है। तो हमारा सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार जो बच्चे हैं वो जल्दबाजी में गलत करके टिका जाते हैं। अगर आपके पास किलोमीटर पर सेकंड पूछा गया होगा, किलोमीटर साथ में लगा होगा, तब आपका होगा क्या 3 × 10⁵ अगर आपके पास मीटर पर सेकंड बोला गया होगा तब आपके पास होगा 3 × 10⁸ इसको आपने ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे गलत टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि 3 × 10⁸ होती है जो सनलाइट की स्पीड, बट वो ये नहीं देखते कि आपके पास मीटर पर सेकंड में पूछा गया या किलोमीटर पर सेकंड में पूछा गया। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास 129th है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन। जो आपके पास रामाकृष्ण मिशन थे उसका जो फाउंडर थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है परमहंस, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है टैगोर, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है सावरकर। तो आपके पास जो रामाकृष्ण मिशन के जो फाउंडर थे वो थे हमारे पास स्वामी विवेकानंद, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना आपने, जो विवेकानंद थे वो आपके रामाकृष्ण मिशन के क्या थे, फाउंडर थे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि जब भी आपसे देखेंगे आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है और बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ईयर द नेशनल कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आपके पास जो नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आखिर आपकी जो नेशनल कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई थी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके पास 1880, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 1885, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है 1888 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है 1890। तो जो हमारे नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारे पास 1885 में, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, डैश इज़ अ रबी क्रॉप। आखिर जो रबी की फसल है वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है वीट, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास राइस, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सोयाबीन और ऑप्शन नंबर डी आपके पास मैजिन। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास क्या बोल रहे हैं, गेहूँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके पास बोल रहे हैं चावल और ऑप्शन नंबर सी में सोयाबीन और ऑप्शन नंबर डी में मक्का। तो आप सभी को पता है कि जो रबी क्रॉप होती है वो हमारी गर्मी सर्दियों की क्रॉप्स होती है, यानी कि जो हमारे अक्टूबर के बाद उगाई जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो इन महीनों में उगाई जाती है वो हमारी रबी क्रॉप के अंदर आती है। और जो हमारी खरीफ क्रॉप होती है वो हमारी गर्मियों की क्रॉप्स होती है, जून, जुलाई, अगस्त तक की। तो आप लोग कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना कि रबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, क्योंकि बहुत बार कभी पूछा भी जाता है कि रबी क्रॉप कब से कब तक उगाई जाती है और खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है। तो जब भी आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने हमेशा ध्यान रखना, जो रबी है वो आपकी सर्दियों की है और जो आपका खरीफ है वो आपका गर्मियों के, यानी कि जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो आपके पास वीट, जो वीट है वो हमारा सर्दियों में उगाया जाता है, तो यहाँ पे आएगा वीट इज़ अ रबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। आखिर जो आपके पास चूने का पत्थर है वो कौन सी कंपनी में आपके पास कैसा है, आपके पास कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है एलुमिनियम, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास शुगर और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि जो लाइमस्टोन है वो आपका जो यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल तो आपके पास वो सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हुआ करता है। तो यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। कल को आपसे कभी भी यहाँ पे लाइमस्टोन यानी कि जो आपके पास चूना पत्थर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना, ये आपके पास हमेशा जो सीमेंट होता है उसकी फैक्ट्रीज़ में, उनकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो ये हमारा क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी आज की वीडियो में हमने बात किया ये सारे के सारे क्वेश्चन ना केवल आपके पास टैट में, एचपी टैट में, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, आप कोई पटवारी का एग्ज़ाम दे दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, उसमें जब भी जीके सेक्शन आएगा तो ये सब के सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैव द कॉमन बॉर्डर विद उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो क्वेश्चन जो है वो आपका, किस देश की सीमाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है। तो कौन सा वो ऐसा देश है जो कि इन सब बॉर्डर को टच करता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है चाइना, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास भूटान, ऑप्शन नंबर सी आपके पास नेपाल और ऑप्शन नंबर डी आपके पास म्यांमार। यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका नेपाल है वो आपके पास उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर को क्या है, टच करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो इस क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लेना। जब भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना है, ये आपके पास नेपाल है जो कि आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब बॉर्डर को क्या करता है, टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, टॉपिक ऑफ अ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। तो यहाँ पे आपके पास पूछा गया, अच्छा कौन सी स्टेट से ये पास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास त्रिपुरा। तो जो आपके पास टॉपिक ऑफ अ कैंसर है ये आपके पास उड़ीसा जो स्टेट है इसको पास नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूछा ही गया था कि आखिर कौन सी स्टेट को टच नहीं करता है, कौन सी स्टेट से ये पास नहीं होता है। अगर हम बात करें तो जो आपका टॉपिक ऑफ अ कैंसर ये पास होता है आपके पास राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से भी होता है,
त्रिपुरा से भी होता है, और आपके पास स्टेट्स हैं उनको भी आपने याद कर लिया, मतलब 8 स्टेट है आपके पास जहाँ से ये आपके पास पास होता है, और आपके पास उड़ीसा जो है यहाँ से पास नहीं होता है। और यही वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन में आपके पास बस यहाँ पे उड़ीसा हमेशा ऑप्शन में दिया गया होता है, बाकी आपके पास स्टेट्स दी जाती है जो जहाँ से आपके पास ये टॉपिक ऑफ कैंसर है जो पास होता है। बाकी जो भी मैंने जितनी बार भी क्वेश्चन देखा है उसमें हमेशा आपका उड़ीसा ये ऑप्शन में दिया होता है, तो आपने ध्यान रखना जो उड़ीसा है वहाँ से आपके पास जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अमंग द फॉलोइंग ब्लैक सॉइल इज़ मेजरली फाउंड इन। तो हमारी जो काली मिट्टी है आखिर वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है पंजाब। तो यहाँ से आपका हर साल डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है और क्या सबसे अच्छा उसमें उगता है। तो आप सभी ने याद रखना है जो आपके पास ब्लैक सॉइल है, जो काली मिट्टी है, उसमें हमारे पास जो कपास है यानी कि जो कॉटन है वो बहुत अच्छी उगती है। तो जो कॉटन है वो हमारी ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है। और जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है भारत में वो पाई जाती है हमारे पास गुजरात में, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है तो ध्यान रखना ये आपके पास गुजरात में पाई जाती है। और अगर ये पूछा जाए कि ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है और सबसे अच्छी चीज़ क्या उगती है, वो आपके पास है कॉटन। तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच ओशन नर्मदा रिवर फॉल्स। आखिर जो नर्मदा रिवर है वो किस सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है अरेबियन सी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है इंडियन ओशन, और ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है बे ऑफ बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके पास नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए अरेबियन सी। तो जो आपकी नर्मदा रिवर है वो आपके पास अरेबियन सी के ऊपर फॉल करती है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो जब भी पूछा जाए तो आपने क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट। आखिर जो चींटी के डंक है उसमें कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है सिट्रिक एसिड, और ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है एसिटिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है लैक्टिक एसिड। तो जो आपके पास जो चींटी के जो डंक होता है जो उसमें एसिड पाया जाता है वो आपके पास होता है फॉर्मिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड, ये आपके पास मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो ये जो एसिड्स है इनके बारे में भी आपने एक बार पढ़ लेना कि आखिर किस में कौन कौन से एसिड आपसे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने हमेशा ध्यान रखना आपके पास जो चींटी होती है उसकी डंक में आपके पास फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे डे से लेकर कि आखिर कौन से दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनके बारे में भी आपने एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन बनते हैं कि आखिर कौन से डे में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब आपका वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब आपका वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन आपके पास था, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे। आखिर जो हमारे पास है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है 28 मार्च, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है 30 मार्च। तो जो आपके पास वर्ल्ड वाटर डे है ये आपका 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ दक्षिण गंगोत्री। आखिर जो दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो दक्षिण गंगोत्री है वो क्या है, किससे संबंध रखती है। जब भी आपसे पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन तो आपने इसको ध्यान रखना कि आखिर वो दक्षिण गंगोत्री होती क्या है, क्योंकि वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास बता रखा है यहाँ पे रिवर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है डैम, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास दिया हुआ मिसाइल, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास रिसर्च सेंटर।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी, रिसर्च सेंटर। तो आपका जो दक्षिण गंगोत्री है वहाँ पे क्या है आपका, वो क्या है आपका एक रिसर्च सेंटर है। तो यहाँ पे ना ये रिवर है, ना ये डैम है, ना ये मिसाइल है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखना अपने दक्षिण गंगोत्री क्या है, वो आपका एक रिसर्च सेंटर है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है आपसे। वो आप कोई भी एग्ज़ाम देते कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो क्षेत्र के द्वारा, क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम पूछा जाए आपसे कि जो क्षेत्रफल के द्वारा जो भारत है उसमें कौन सा ऐसी देश है, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि क्या है सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है यहाँ पे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। अगर हम एरिया वाइज बताएं तो जो आपके पास लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की वो आपके पास राजस्थान है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके पास कि कौन सी स्टेट आपके पास लार्जेस्ट है। कई बार पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ जाता है, कई बार एरिया के हिसाब से, कई बार कुछ करके पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो ये भी आपने एक बार पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका हिस्ट्री से पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन है आपके पास टोडर मल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ। जो आपके पास टोडर मल था वो किसका फाइनेंस मिनिस्टर था। तो ये आपके पास अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बिल्कुल सही है। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं आपके पास इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है इन विच स्टेट इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड। आखिर जो आपका सोमनाथ मंदिर है वो किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास केरल और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कर्नाटक। तो जो आपका सोमनाथ टेम्पल है वो आपका गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि इन विच स्टेट इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड तो वो आपका गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका फेस्टिवल से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है आपके पास इन विच स्टेट इज़ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आखिर जो आपका ओनम फेस्टिवल है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास केरल, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास गुजरात राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास असम और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गोवा। तो जो आपका ओनम फेस्टिवल है वो आपका केरल में सेलिब्रेट होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हेन डिड वास्को दा गेम कम इन इंडिया। जो आपके वास्को दा गेम है वो भारत कब पहुँचे थे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1490, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1494, ऑप्शन नंबर सी आपके पास 1496 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास 1498। तो जो आपकी ये वास्को दा गेम है ये आपकी जब भारत में पहुंची थी ये पहुंची थी आपकी 1498 पे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास, ये आप सभी को मैक्सिमम सबको पता होगा। इन विच सिटी इज़ गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पटियाला और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास पटना। तो जो आपका गोल्डन टेम्पल है वो आपका कौन सी सिटी में सिचुएटेड है, वो आपका है अमृतसर में, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है और जो आपके टेम्पल वाले है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, फेस्टिवल यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखो आज की वीडियो में दो टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया था, एक सोमनाथ टेम्पल हो गया, एक गोल्डन टेम्पल हो गया और फेस्टिवल के बारे में भी आपसे पूछा गया। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आपने नोट डाउन करते रहना। और जैसे अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप मेज़र करेंगे किसी को भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन पूछते जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये आपका इंस्ट्रूमेंट से ही आया हुआ है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने जो प्रीवियस वीडियो में बात किया था वहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास वो है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करने के लिए हमारे को कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अमीटर और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वोल्ट मीटर। तो यहाँ
पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, जनरेटर। तो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वो आपके पास होता है जनरेटर। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना आपने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इज़ जंतर मंतर लोकेटेड। आखिर जो जंतर मंतर है वो कहाँ पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास जयपुर, और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास उज्जैन। तो जो आपके पास जंतर मंतर है वो आपका दिल्ली, जयपुर, उज्जैन इन सब में लोकेटेड है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जंतर मंतर है वो आपका दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया और उज्जैन हो गया, इन सभी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपको पता है जो मनुष्य का ब्रेन होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके पास ब्रेन है वो ही आपके क्या पूरी बॉडी को हैंडल करता है। तो आखिर जो ब्रेन का फंक्शन है वो क्या है, किस चीज़ के लिए जो आपका ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास बता रखा है थिंकिंग, बिल्कुल सही। जो ब्रेन है वो आपका थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको किस चीज़ को सोचना है, किस चीज़ के बारे में सोचना है, तो उसके लिए क्या है आपको ब्रेन की आवश्यकता ज़रूर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्ट बीट, तो हार्ट बीट जो हृदय की धड़कन के लिए आपका ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल है। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है बॉडी बैलेंस, तो शरीर के संतुलन के लिए भी जो ब्रेन है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो आपका थिंकिंग के लिए, हार्ट बीट के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन जो ब्रेन है वो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके पास साइंस सेक्शन से पूछा गया है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये आपका हर एक टैट में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। 1-2 साल के बाद तो आपके पास ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। प्रीवियस एक अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके पास है, विच पार्ट ऑफ आई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन। जो आई का जो एक पार्ट है, तो कौन सा वो पार्ट है जो आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो जो आपका आई का जो पार्ट आपका रेटिना है, जिसको आप दृष्टि पटल बोलते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने हमेशा ध्यान रखना जो आपका रेटिना है यही आपका रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए। और ये वाला क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा जाता है, आप जो मर्जी टैट दे दो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है जो आपके पास हमेशा एचपी टेट में पूछे जाते हैं। ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जीके के, ये केवल ना टैट वालों के लिए बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो जीके सेक्शन है वो सब के लिए सेम रहता है और सब सेक्शन में सेम पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।